आप सबकी आमद का मशकूर हूँ कि आप मेरे दफ्तर तशरीफ़ लाएँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब और गर्ज़ व गायत ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ और जो आज बयान सामने आया है आज़म खान साहब का, इसमें जो हम कानूनी तौर पर समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो वक्त के वज़रा जो हैं इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इस हवाले से अपना मौक़िफ़ आपके सामने और कौम के सामने पेश कर सके। गुजारिश ये है कि साइफ़र का इशू जो है अब दोबारा उन्होंने हुकूमत वक्त ने ज़िंदा कर दिया है और इससे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने साइफ़र का कोई जिक्र नहीं किया और इसकी वजह ये थी कि साइफ़र का जिक्र अगर होता तो बाजवा साहब उसमें इम्प्लिकेट हो रहे थे, लिहाजा उस वक़्त उन्होंने खामोशी रखी। यहाँ आप सबको इल्म है, कभी साइफ़र झूठा हो जाता है, कभी गुम हो जाता है, अलग तरतीब इन्होंने बहुत सारे बयानिए साइफ़र के हवाले से तब्दील किए। दूसरी बात यह है कि अभी मिनिस्टर इंटीरियर साहब ने ये जो स्टेटमेंट जारी की है कि जी ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था जो रिलीज किया गया। कम अज कम आज इनके इस बयानिए से ये इज़हार हो रहा है कि ये साइफ़र को दुरुस्त या जेन्युइन तस्लीम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि साइफ़र जो है वो कैबिनेट के सामने लाया गया, कैबिनेट ने उसको डी क्लासिफाई किया, डी क्लासिफिकेशन के बाद इसकी मिनट्स जो है तहरीर की गई। अब बात यहां तक महदूद नहीं थी, 2 दफा साइफ़र जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने लाया गया और जो मौजूदा वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने उस वक्त के जो यूएस में पाकिस्तान के सफीर थे असद मजीद साहब, उनको जो है बुलाया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, जहां एम्बेसडर साहब ने साइफ़र के कंटेंट्स की तस्दीक कर दी। साइफ़र का सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत में महदूद नहीं रहा सिर्फ एनएससी तक। साइफ़र जो है नेशनल असेंबली के सामने रखा गया, इसके बाद इसकी कॉपी जो है मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजी गई। जब ये सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अपने वक्त में जब इनकी हुकूमत आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त अपना मौक़िफ़ दिया कि हम साइफ़र की इशू पे जुडिशल कमीशन या जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं और वो मुतालबा जो है आज तक हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया। अगर कोई हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्ट पे या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्ट पे किसी किस्म की जुर्म का इर्तिकाब हुआ होगा या कोई इलीगलिटी है या कोई ऑफिशियल सीक्रेट जो है वो तश्त-ए-बम किया गया है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑनरेबल जज जो है या जजेस या किसी भी हाई कोर्ट का जज या जज साहिबान जो इंक्वायरी कर रहे होंगे, उनके सामने तमाम शवाहिद आ जाते और अगर इतने हाई लेवल पे ये इंक्वायरी हो जाती तो हुकूमत वक्त के इस मौक़िफ़ की बड़ी तायीद हो जाती कि वाकई जो उनका बयानिया है वो दुरुस्त है। गुजारिश ये है कि आज दोबारा ये चीज रख दी गई है कि डोनाल्ड लू ने उस वक्त के सफीर को ये पैगाम जो दिया था वो उस वक्त के आर्मी चीफ के लिए दिया था, जनरल बाजवा साहब के लिए, कि जी आप हुकूमत को चलता कर दें। अब हुकूमत ने इस पे ये एक्शन लिया कि अमेरिकन या यूएस गवर्नमेंट का पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का कोई हक नहीं है। पाकिस्तानी जो है वो अमरीकियों के बाजगुजार नहीं है। ये हमारी कौमी गैरत ये तकाजा करती है कि कोई भी
बैरूनी ताकत जो है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को इस तरीके से इंपोर्टेड हुकूमत को अवाम पर मुसल्लत करने या पाकिस्तान में मिनिस्ट्रियल चेंजेस को लाए, तो ये पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की कौमी गैरत पे एक ताज़ियाना है। अब आ जाते हैं आजम खान साहब के बयान पे। आजम खान साहब अगवा होते हैं 15 जून को, शाम को घर से निकलते हैं और फिर जो है लापता हो जाते हैं। लापता होने के बाद उनकी फैमिली जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करती है। सरकारी मौक़िफ़ आ जाता है कि किसी ने उसको अगवा कर लिया है। ये अगवा की जो वारदात है ये मुसलसल तकरीबन 33 अयाम तक कंटिन्यू रहती है। 33 अयाम के बाद अचानक आजम खान साहब जो हैं उसके बारे में मीडिया के जरिए बताया जाता है कि आजम खान ने किसी मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में पेश होके 164 के बयान के जरिए चेयरमैन पीटीआई को मोरिद इल्जाम ठहराया है और जो साइफर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उसकी नफी की है। अब मैं पूरे कौम के सामने आजम खान के बयान की एनाटमी रखता हूं। नंबर 1, ये आजम खान किसकी तहवील से अदालत ले जाया गया? बादियों नजर में नजर आ रहा है कि शायद आखिरी दफा इसको FIA के हवाले किया गया। जब FIA के पास ये था और अब ये साबित हो चुका है कि ये रियासती इदारों के पास था, तो हाई कोर्ट इस्लामाबाद के सामने गलत बयानी की गई। यानी इन्होंने अगवा किया था, ये वज़रा साहिबान या इनकी हुकूमत ने अगवा किया था, जो आज हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मोरिद इल्जाम ठहरा रहे हैं। नंबर 1, ये वाज़ेह हैं दो। नंबर 1, आजम खान मिस्टीरियसली अचानक इनकी तहवील से बरामद होता है। आजम खान को बयान देने से पहले या बयान देने के बाद मीडिया के सामने नहीं लाया जाता है। FIR कौन सी दर्ज की गई है FIA ने साइफर के इशू पे? क्योंकि मिनिस्टर इंटीरियर ने लफ्ज इस्तेमाल किया कि 161 का बयान हुआ है। 161 का बयान जो है FIR के बाद होता है। 164 का बयान जो है वो इंक्वायरी में भी रिकॉर्ड हो सकता है और FIR के स्टेज पे भी रिकॉर्ड हो सकता है। FIR कहां पे है? कौम के साथ क्यों शेयर नहीं की गई? या अगर कोई इंक्वायरी थी तो वो इंक्वायरी कब लॉन्च की गई? उसका मौक़िफ़ सुना है? उनको आपने इल्जामात या जो चार्जशीट है कन्वे की है? इन सब सवालात के जवाब नफी में है। अब इस बयान की कानूनी हैसियत पे आ जाते हैं कि इस बयान की क्या कानूनी हैसियत है, ये अपलोड करते जाए। नंबर 2, जब भी 164 का बयान होता है इसकी 2 सूरतें होती हैं। एक है इनकल्पेटरी और एक होती है एक्सकल्पेटरी। यानी एक बयान ये होता है जिसमें मुल्जिम खुद अदालत को कहता है कि हां जी मैं भी शरीके जुर्म था, और दूसरा बयान वो कहते हैं कि जी मैं इस जुर्म का गवाह हूं। कानूनी तौर पर हमें यह नजर आ रहा है कि वो इस बयान को सुल्तानी गवाह बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि आजम खान के इस बयान में उन्होंने जो लिखवाया है सारा मलबा जो है वो चेयरमैन पीटीआई पर फेंकने की कोशिश की है। अब 164 बयान के 5 बुनियादी रिक्वायरमेंट हैं और इसकी तायीद होती है आर्टिकल 10 और आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। ये बुनियादी हक है पाकिस्तान के अवाम का कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और फेयर ट्रायल, ये पाकिस्तान की तमाम अवाम का बुनियादी हक है। अब फेयरनेस, कोई पाकिस्तानी जो है सोच लें कि इस पूरे प्रोसेस में शख्स अगवा होता है, 33 दिन बाद
रियासती इदारों की तहवील से बरामद होता है, अचानक मिस्टीरियसली किसी अननोन अदालत में नहीं, किसी असिस्टेंट कमिश्नर के पास ले जाते हैं और वो बयान लिख लेता है। बयान लिखने से पहले उस पे 5 जिम्मेदारियां हैं। नंबर 1, वो बयान लिखने से इनकार करेगा अगर उसके सामने ये बात लाई जाए कि ये जो शख्स बयान दे रहा है उसको या कोई तहरीर दी गई, कोई लालच दी गई, थ्रेट किया गया, ड्यूरस के तहत है या टॉर्चर किया गया है। अगर ये इनमें से एक भी चीज है तो कोई बयान नहीं लिखा जाएगा। क्या उस असिस्टेंट कमिश्नर के लिए यह मुनासिब था? पूरी मीडिया के जरिए पूरे पाकिस्तान को इल्म है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो ग्रेड 22 का अफसर हैं वो इस्लामाबाद के पोस्ट F6 सेक्टर से अगवा हुआ है और DMG अफसर हैं जिसने ये बयान कलमबंद किया है। उसको इल्म नहीं है कि ये शख्स मिसिंग है। इस शख्स के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पेंडिंग है। इंतजामिया ने यह बयान दिया हुआ है कि यह अगवा हुआ है। सबसे पहला उसका काम था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह करती कि जी वो जो गुमशुदा या अगवाशुदा शख्स है वो मिल गया। नंबर 2, जब ऐसे शख्स का बयान लिखा जाता है तो उस शख्स को अदालत ये पाबंद है कि उसको पुलिस के हवाले नहीं करेगी। अब सवाल यह पैदा होता है, किसी को पता है कि आजम खान साहब कहां हैं? अगर किसी को पता नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ये दूसरी वाशगाफ मिसकंडक्ट का इर्तिकाब किया है उस असिस्टेंट कमिश्नर के पार्ट पे जिसने ये बयान कलमबंद किया है। तीसरी बात, ये जो बयान हुआ है इसमें 364 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत अगर उस पर कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है तो उस बयान की कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। चौथी बात, अगर ये शरीक के जुर्म है और ये किसी दूसरे मुल्जिम के खिलाफ बयान दे रहा है तो पाकिस्तान का कानून कहता है कि कोई एक्यूज का बयान कोई भी कानूनी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं रखता है, हत्ता कि ये इनएडमिसिबल हैं। जिसकी मैं ताजा तरीन मिसाल दूं कि उकसाने पे जो है हमने ये इर्तिकाब जुर्म किया, क्या अदालत ने ये मौकिफ माना? बल्कि आज अदालत ने कहा जी कि ये केसेस दर्ज क्यों किए हैं, कौन सी आपके पास शहादत है? अब 5वीं बात, आजम खान साहब जो है अगर ये चाहते हैं कि इंसाफ हो और जुर्मदार को उसके जुर्म की सजा मिले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही चाहती है। साइफर का इशू जो है वो महदूद नहीं है एक सियासी पार्टी तक। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में बाजवा साहब की वजह से जो है उन्होंने साइफर का नाम नहीं लिया। अब जबकि उन्होंने नाम ले लिया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा करती है कि इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है FIA न करे, पुलिस न करे, क्योंकि आप अब पूरी कौम ने देख लिया है कि ये जितने भी तफ्तीशी इदारे हैं ये गमाश्तों के तौर पे इन एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मुतालबा है अगर इनको पाकिस्तान के अदालती निजाम पे एतमाद है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पूरी सुप्रीम कोर्ट को ये रेफरेंस भेज दें सदर पाकिस्तान के जरिए कि आप सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजें कि सुप्रीम कोर्ट इस रेफरेंस को एड्रेस करें, सवालात फॉर्मुलेट कर दें, उस रेफरेंस में शहादत कलमबंद हो सकती है। ये तरीका पसंद नहीं है तो अगर किसी जज पे इनको इतराज है कि फलां जज साहब न बैठे, फलां जज साहब न बैठे, तो बेशक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 गैर मुतनाज़ा जज साहिबान जो हैं उनकी कमीशन तश्कील दी जाए। अगर हमारे खिलाफ, पार्टी के खिलाफ या चेयरमैन PTI के खिलाफ कोई भी शहादत आ जाती है तो हम ऐसे इल्जाम का अदालतों में सामना करेंगे। लेकिन एक दफा फिर
मैं बबांगे दहल ये बात सबको बता रहा हूं कि जल्द ही आप देखेंगे कि ये साइफर के इस इशू से दोबारा रिट्रैक्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि आज इन्होंने मसला उठाया है, अब ये मंतकी अंजाम तक पहुंचे। मंतकी अंजाम तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, और पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी कोई एक जुडिशल फोरम नहीं है। 3 गैर मुतनाज़ा जज साहिबान जो हैं इसको प्राप्त करें। मुकम्मल ताउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी, चेयरमैन पीटीआई करेगा, और अगर दीगर 180 केसेस की तरह यह भी साबित हो जाए कि यह भी चेयरमैन पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाव में लाने के लिए, अवाम की नजरों में बिलिटल करने के लिए एक हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, तो हम ये हक महफूज रखते हैं कि जिन लोगों ने आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो इल्जामात लगाए उसके हवाले से मुनासिब कानूनी कार्रवाई करे। आखिरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौम को यह बताना चाहती है कि कितने अफसोस की बात है कि एक मुल्क जिसमें हम कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी है, वो उस मुल्क में एक शख्स अगवा होने के 33 दिन बाद बरामद होता है और हुकूमत वक्त उसके बयान पे फख्र के साथ जो है मीडिया पे नमूदार होके हमें मोरिदी इल्जाम ठहरा रही है। कानून कहां है? रूल ऑफ लॉ कहां है? आपने एक बंदे को अगवा किया जो ग्रेड 22 का ऑफिसर है, अगर उसने बयान देना था मेरे खिलाफ तो 33 दिन तक आपने इंतजार क्यों किया? कानून यह कहता है कि जितनी जल्दी कोई बयान होगा उतनी उसकी अहमियत है। फिर दूसरी बात, आपने अदालत आली बयानी की, क्या वजाहत दे सकते हैं? तीसरी बात, आजम खान आपके पास आया कहां से? यह तो बताना पड़ेगा आपको, अदालत में भी बताना पड़ेगा, और अगर कमीशन भी बनती है तो बताना पड़ेगा। और अगर वक्त गुजरने के बाद या कमीशन के सामने आजम खान ने यह कह दिया कि जी मुझे तो इन्होंने अगवा किया था, तो आप कहां पे खड़े होंगे? आखिरी गुजारिश यह है कि मैं एक दफा फिर अपने चेयरमैन और पीटीआई का मौकफ दोहराता हूं कि अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, डोनाल्ड लू जैसे लोग पाकिस्तान की कौमी और हमारी मिली जो शनाख्त है उसमें इस तरीके से मुदाखलत करके पाकिस्तानियों की गैरत को ललकार रहे हैं। कोई हक नहीं था डोनाल्ड लू को कि वो पाकिस्तानी सफीर के जरिए उस वक्त के अरबाब इक्तिदार को यह पैगाम पहुंचाते कि जी आपने रिजीम चेंज करनी है। तो लिहाजा इस चीज पे शर्मिंदा होने के बजाय अब आप चाहते हैं कि आप इसको हमारे खिलाफ एक टेक्निक के तौर पे इस्तेमाल करें। तो लिहाजा अगर इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, कोई कानून है या कानून की हुक्मरानी है, तो इंशाअल्लाह हम किसी भी जुडिशल कमीशन के सामने यह साबित करने को तैयार हैं कि इसके पीछे ये जो मैसेज था, ये जो साइफर था, ये साबिक आर्मी चीफ के लिए भेजा गया था, और उसको बचाने के लिए अटॉर्नी जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट नहीं दिया। इस बयान के साथ मैं आप सबका बहुत मशकूर हूं। थैंक यू सो मच।